केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क इस वक्त आपके लिए सुरक्षा कवच है। मास्क पहनकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और इस महामारी के खिलाफ जब देश सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। बढ़ते हैं आगे। कभी ओलंपिक खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने साथी पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सुशील कुमार और उसके साथी अजय को दिल्ली के मुंडका से ही गिरफ्तार किया गया। सुशील कुमार 4 मई से वो गायब थे और उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीमें देश के कई हिस्सों में लगातार छापेमारी कर रही थी। इसके बाद दिल्ली की स्पेशल सेल में आखिरकार दिल्ली से ही सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। सुशील कुमार के साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया। सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा था। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के बीच मारपीट हुई थी। इसी में सागर धनखड़ घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई थी। सुशील कुमार पर सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। तो सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। ये अहम गिरफ्तारी है। सुशील और उसका साथी भी पकड़ा गया है। और इतने दिनों तक सुशील कुमार कहां पर था जब 4 मई को हत्या हुई, ये कॉल डिटेल से पुलिस पता लगाएगी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, सुशील पर हत्या का आरोप और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम की घटना, जब सुशील पर हत्या का आरोप लगा और अब गिरफ्तारी। 4-5 मई की दरमियानी रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट और हत्या की वारदात में आरोपी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी जो छत्रसाल स्टेडियम में एक स्पोर्ट टीचर था अजय, इन दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज सुबह करीबन 9:30 बजे मुंडका रोहतक रोड से एक स्कूटी से गिरफ्तार कर लिया है। और इस वक्त साकेत के स्पेशल सेल के दफ्तर में सुशील कुमार और जो उसका साथी अजय है उससे पूछताछ की जा रही है। एसीपी अतर सिंह और इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने एक मुखबिर की सूचना के आधार पर जो सुशील पहलवान है और जो उसका साथी अजय, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। पिछले 15 दिनों से सुशील पहलवान पेशेवर अपराधी की तरह अपनी लोकेशन बदल रहा था। सबसे पहले हत्या की वारदात में शामिल होने के बाद सुशील पहलवान एक साथी की मदद से मेरठ टोल होते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश गया। वहां पर एक आश्रम में उसने शरण ली और वापस दिल्ली आके उसने पंजाब का रुख करा। पंजाब में अपने कई ठिकाने बदले। लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और लोकल पुलिस लगातार सुशील पहलवान की तलाश कर रही थी। कई ऐसे मौके आए जब सुशील पहलवान गिरफ्तार होते होते बचा, लेकिन वो लगातार अपने मोबाइल फोन बदल रहा था और कई लोगों ने उसको छिपाने में इस दौरान मदद की। एक तस्वीर भी सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने दिखाई थी जिसमें सुशील कुमार जो है वो मेरठ टोल पर नजर आ रहा है व्हाइट टी शर्ट में। ऐसी कई लीड थी जिसके आधार पर आज सुबह मुंडका रोहतक रोड से जिस वक्त स्कूटी से रोहतक जाने की फिराक में सुशील पहलवान था, उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। आनंद, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे और जो सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है अपने साथी के साथ, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए बड़ी कामयाबी है। जी देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, मैं इस वक्त आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि सुशील कुमार 4 और 5 मई की दरमियानी रात जब छत्रसाल स्टेडियम में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया सागर पहलवान की, उसके बाद कहां रुका। देखिए, जो जानकारी हमें मिली है कि 4 और 5 मई की रात को हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद सुशील पहलवान एक बबलू नाम के अपने साथी की मदद से सबसे पहले बहादुरगढ़ गया। बहादुरगढ़ से जो बबलू थी उसने एक गाड़ी अरेंज करी इनोवा और मेरठ टोल पर जिसकी तस्वीर हमने दिखाई थी होते हुए ये लोग पहुंचे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक रात जो है वो सुशील पहलवान ने वहां पर स्टे करा। एक शख्स ने उसे छुपाने में मदद करी और चंडीगढ़ से वो वापस भटिंडा आया। भटिंडा में भी वो 1 से 2 दिन रुका और उसके बाद भटिंडा से वो वापस चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में वो कुछ दिन रुका और उसके बाद वहां से गुरुग्राम होते हुए वेस्ट दिल्ली में उसने अपना ठिकाना बनाया। और वेस्ट दिल्ली से जब आज सुबह 9:30 बजे वो स्कूटी से वापस रोहतक की तरफ भागने की फिराक में था, उस वक्त ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील और उसका जो साथी अजय है जो स्पोर्ट टीचर है उसे धर दबोचा है। दिल्ली पुलिस के पास बबलू नाम का वो शख्स भी आ गया है जिसने मेरठ टोल पे जो शख्स नजर आ रहा था लाल कलर की टी शर्ट में, उससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने
एक पूरा खाका तैयार किया कि कैसे सुशील कुमार को पकड़ना है और उसके बाद मुंडका इलाके से सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है। इस स्पेशल सेल के दफ्तर में फिलहाल सुशील कुमार और जो अजय है उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद हैं और वर्चुअल कोर्ट में वर्चुअल तरीके से 12 बजे उसे रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट जिले की पुलिस है उसके सुपुर्द जो है सुशील पहलवान को कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुशील पहलवान एक पेशेवर अपराधी की तरह छुपता ही रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि वो अब तक डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात है, जबकि दिल्ली पुलिस ने बाकायदा दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि सुशील कुमार हत्या और अपहरण के मामले में आरोपी हैं और वो लगातार पुलिस को गच्चा देकर फरार चल रहा है। उनके खिलाफ एलओसी भी हुई, लोकल कोर्ट में उन्होंने जमानत अर्जी लगाई, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो तमाम रास्ते सुशील कुमार के बंद हो चुके थे और वो लगातार पुलिस को चकमा देने की फिराक में था। कई ऐसे मौके आए जब सुशील कुमार गिरफ्तार होते होते बचा भी। बिल्कुल, तो आनंद हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और बड़ी बात यह है कि अब सुशील कुमार गिरफ्तार हो चुका है। इस बीच बड़ी खबर, पीएम मोदी ने अहम बैठक की है। यास तूफान पर पीएम मोदी ने चर्चा की है क्योंकि 25 से 26 तारीख के बीच में ये बंगाल की खाड़ी में तूफान टकराएगा और तूफान पर सरकार की तैयारी क्या है, इस पर चर्चा हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री भी मौजूद थे, तमाम अधिकारी भी मौजूद थे और जो तैयारी पर चर्चा हुई है उसके बाद राज्य सरकारों को बताया भी जाएगा। तो बड़ी खबर, पीएम मोदी ने अहम बैठक की है। यास तूफान ये भी एक बड़ी चुनौती है तूफान, और जिस तरीके से टाउटे तूफान का असर देखने को मिला था, यास तूफान भी ऐसा उसका असर देखने को मिल सकता है। इसी को लेकर के केंद्र सरकार की क्या तैयारी थी, इस पर चर्चा हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने यह बैठक की है। अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, क्या क्या तैयारी है और राज्य सरकारों को इस बाबत क्या निर्देश देना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ये तूफान टकराएगा। तो ऐसे में पीएम मोदी की ये बैठक काफी अहम हो जाती है और क्या क्या बिंदु रहे ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बैठक में एनडीएमए के अधिकारी भी शामिल थे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने यास तूफान को लेकर के बैठक की है, चर्चा की है, केंद्र सरकार की क्या तैयारी है इसको लेकर के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह के अलावा अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे और सरकार ने क्या क्या तैयारियां की है, कौन कौन सी टीमें बंगाल जाएंगी, वहां पर तैयारी भी है और कौन कौन सी टीमें राहत की वहां पर तैनात है, इसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तो यास तूफान जो कि एक और चुनौती टाउटे तूफान के बाद, और इसका असर भी देखने को मिल सकता है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि बंगाल की खाड़ी में वहां पर पहले से ही अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो लोग हैं वो सागर से हट जाए। अमिताभ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, जो ये पीएम मोदी की बैठक है ये तो काफी अहम रही है, क्या क्या बिंदु इस बैठक में छाए रहे? देखिए, 2-3 चीजें साफ है कि इवैक्यूएशन कैसे हो जो लोग दूर इलाके में फंसे हुए हैं, क्योंकि नॉर्थ उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों को हिट करने वाला है साइक्लोन यास। तो उस हिसाब से कैसे बचाव की कार्रवाई पहले से शुरू कर दी जाए, इसके लिए 64 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें वहां पर डिप्लॉय की जा चुकी हैं और उम्मीद है कि 155 से 165 किलोमीटर की जब तेज तूफान चलेंगे और हेवी रेनफॉल होगा उस समय कैसे लोगों को बचाया जाए, अगर उसके बाद कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए, इसके बारे में पीएम को पूरी तरह से ब्रीफ किया गया है और पीएम ने भी उसके बारे में जानकारियां ली हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी बैठक साइक्लोन यास से इन दो तटीय इलाकों को बचाने और जो लोग वहां पहले से फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, जिन इलाकों को ज्यादा हिट करने वाला है उसके बारे में ये तमाम चर्चाएं हुई हैं। ठीक है अमिताभ, तो पीएम मोदी की ये अहम बैठक हुई है। दरअसल टाउटे के बाद अब चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो रहा है जो अगले 3-4 दिनों में बड़े तूफान में बदल सकता है। ये तूफान इसी महीने की 25 से 27 तारीख के बीच पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकरा सकता है। इस तूफान को यास नाम दिया गया है जो बांग्लादेश में भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तूफान को देखते हुए कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर दिया गया है और मछुआरों को समंदर में ना जाने की चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यास तूफान की आहट है और बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के तट से ये टकरा सकता है। समुद्री इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है इसको लेकर के, और टाउटे के बाद अब यास का खतरा बना हुआ है। कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है बंगाल की खाड़ी में जो एक खतरनाक तूफान में तब्दील हो सकता है। टाउटे सुपर साइक्लोन के बाद अब यास सुपर साइक्लोन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये एक इनसेट तस्वीर है और आप इस पूरे इलाके में देख सकते हैं बादलों का जमावड़ा।
हालांकि ये किस तरीके से साइक्लोन आगे बढ़ रहा है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेट डिपार्टमेंट के डीजी डॉक्टर एम महापात्रा। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का ये साइक्लोन जो है अब बन रहा है, क्या ये वाकई सुपर सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो सकता है? अभी ये एक लो प्रेशर एरिया है। ऑन 23rd ये एक डिप्रेशन में परिणत होगा और एक 24th को इस एरिया में ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में ये एक साइक्लोन के रूप में इंटेंसिफिकेशन होगा। बाय 25th ये नॉर्थ वेस्ट दिशा में गति करके एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होने का हम उम्मीद रख रहे हैं, पूर्वानुमान जारी किए हैं। और 26th शाम को वेस्ट बंगाल और इसके एडजॉइनिंग नॉर्थ उड़ीसा एंड बांग्लादेश कोस्ट को एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को पार करेगा। और तब जब हम वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बोलते हैं, इसका विंड स्पीड एनीथिंग फ्रॉम 120 to 165 किलोमीटर तक हो सकता है, मगर एग्जैक्टली कितना विंड स्पीड होगा तब पता चलेगा जब ये डिप्रेशन का रूप लेगा। सो ऑन 24th जब ये डिप्रेशन होगा तब हम इसका एग्जैक्ट लैंडफॉल पॉइंट और इसका विंड स्पीड बताएंगे। अभी जिस तरीके का डिप्रेशन है और अभी अंडमान निकोबार के ऊपर जो है इस वक्त इस तरीके से सिस्टम तैयार हो रहा है, वहाँ पे क्या कंडीशन है और उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम बताएं कि किस वे से यहाँ से निकलते हुए किस तरीके से ऊपर तक जाएगा ये और क्या क्या इफेक्ट ये दिखा सकता है? अभी अंडमान सी, पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर और दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में स्क्वाली वेदर चल रहा है। विंड स्पीड 45 to 55 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 65 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ है, इसलिए ये अभी फिशरमैन, ट्रॉलर, स्मॉल शिप्स के लिए सेफ नहीं है। और ये कंडीशन और ज़्यादा खराब होगा कल ऑन 24th एंड 25th जब ये साइक्लोन धीरे धीरे इंटेंसिफिकेशन होगा। न्यूज 18 पर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम रणवीर शर्मा पर लोगों से बदसलूकी की खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर रणवीर शर्मा को उनके पद से हटा दिया है। उन्हें मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर भेज दिया गया है। आदित्य राय हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव मौजूद हैं। आदित्य, न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और जो डीएम थे सूरजपुर के वो हटा दिए गए हैं। जी जसप्रीत, न्यूज 18 इंडिया लगातार सुबह से इस खबर को दिखा रहा था कि किस तरीके से सूरजपुर के जो तत्कालीन डीएम थे, जो पूर्व डीएम थे, वो किस तरीके से सड़क पर गुंडागर्दी में उतर आए थे। लॉकडाउन के दौरान जो मेडिकल सर्विसेज के लिए, दवाइयों के लिए जो लोग घर से निकल रहे थे इमरजेंसी में, उनकी रोककर उन्होंने पिटाई की, लोगों को थप्पड़ रसीद किए और पुलिस के डंडों से लोगों की पिटाई करवाई। इस खबर को हम लोग लगातार दिखा रहे थे, जिसके बाद कलेक्टर की इस गुंडागर्दी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें सूरजपुर से हटा दिया है, मंत्रालय अटैच कर दिया है। ये जो डीएम है, इन डीएम का विवादों से काफी पुराना रिश्ता रहा है जसप्रीत। ये पहला मामला नहीं है जब लोगों की पिटाई डीएम साहब ने की। इससे पहले 2014 में जब वो बिलासपुर के कलेक्टर हुआ करते थे, उस वक्त एक भालू को जो है वो गोलियों से भूनने के आदेश पुलिस ने कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब ने पुलिस को दिए थे उस वक्त। यही नहीं तो 2015 में जब ये छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एसडीएम थे, तब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। तो ये काफी पुराना रिश्ता इनका विवादों से रहा है और अब डीएम साहब जो है वो लोगों की पिटाई के मामले में फिर से विवादों में घिरे हुए हैं, जिसमें उन्हें सूरजपुर से हटाया गया है। ठीक है आदित्य, लौटेंगे आपके पास। आइए एक बार फिर से आपको छत्तीसगढ़ के जिलाधिकारी रणवीर शर्मा की बदसलूकी का वो वायरल वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो एक लड़के को दवा की पर्ची दिखाने का बावजूद पिटाई कर रहे हैं। लड़का मोबाइल फोन में भी डॉक्टर की पर्ची को दिखाता है। इसके बावजूद डीएम उस पर भड़क जाते हैं, उसका मोबाइल सड़क पर पटक देते हैं। कौन सा टेस्ट आने का अरे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में बाहर, इसीलिए नहीं ये भगवान टेस्ट करा के गया था आपके सामने।
ये रिकॉर्ड कर रहा है कहाँ रिकॉर्ड किया मैं फोटो दिखा भगवान की कसम में रिकॉर्ड किया हूँ भैया कहाँ गए ओ भैया मोबाइल में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के पूर्व डीएम रणबीर शर्मा ने लड़के के साथ ही बदसलूकी नहीं की बल्कि ऐसे लोगों को भी पीटने के आदेश दे दिए जो कोरोना में ड्यूटी करने जा रहे थे। पहले ऐसे लोगों को डीएम ने पुलिस वालों को आदेश देकर रुकवाया और फिर उन्हें पीटने के निर्देश दिए। इस बीच कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सफाई दी, अपना पहचान पत्र और कोविड में ड्यूटी का आदेश दिखाया, जिसके बाद ही वो वहां से जा पाए। ड्यूटी लगा है मेरा कोविड में। ड्यूटी लगा है मेरा कोविड में। आरोप है कि पूर्व डीएम रणबीर शर्मा ने जो भी वहां से निकला उसके साथ ऐसा सलूक किया कि वो जैसे कोई जुर्म करके आया है। लॉकडाउन तोड़ने पर रणबीर शर्मा ने कुछ लोगों को तो मौके पर ही पुलिस वालों से पिटाई करवाई। इसमें कई ऐसे भी थे जिनसे डीएम ने उठक बैठक भी लगवाई। हालांकि कुछ लोग सिर्फ जुर्माना देकर छूट गए। आदित्य हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जो डीएम थे, जो कि पूर्व डीएम अब हो चुके हैं, उन्होंने जिस तरह का उनका रवैया था और जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, हनक दिखाई, गुंडागर्दी की, ऐसे में उनको हटाया गया है और ये संदेश देना भी बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डीएम साहब, कलेक्टर साहब गुंडागर्दी पर उतर आए, लोगों की पिटाई करवाई, खुद लोगों को थप्पड़ रसीद किए, कोविड ड्यूटी में जो लोग जा रहे थे उनको तक नहीं छोड़ा, तो इस तरीके से वो अपनी एक इमेज, अपना एक डर जो है वो जिले में पूरे फैलाना चाहते थे। और इस पर कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई ठीक कार्रवाई है, अच्छी कार्रवाई है। न्यूज़ 18 इंडिया में खबर दिखाने के बाद कार्रवाई की गई। लेकिन जसप्रीत, इसमें एक बात ये उठती है कि डीएम साहब का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन ऐसे मामलों में सिर्फ जांच एक अभी जैसे कि जिस तरीके से डीएम साहब को मंत्रालय में अटैच कर दिया गया, उसी तरीके से अधिकारियों को मंत्रालय में अटैच कर दिया जाता है, उनसे उनका पद जो है पद से हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में प्रॉपर जो है कि बड़ी कार्रवाई नहीं होती, जिसके चलते हुए अधिकारियों में डर नहीं बना हुआ रहता और जिसके चलते हुए इस तरीके के वाकये लगातार सामने आते रहते हैं। अगर इस तरीके के मामलों में कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, प्रॉपर तरीके से जांच की जाए और जांच कर एक बड़ी कार्रवाई ऐसे अधिकारियों पर हो, तो इससे इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लग जाएगा और कोई भी अधिकारी ये नहीं सोचेगा कि उसके हाथ में पावर है, वो पावरफुल व्यक्ति है, तो वो अपने पावर का किसी भी तरीके से दुरुपयोग करता है। तो कार्रवाई तो हुई है लेकिन अब इस मामले में प्रॉपर जांच करके, और डीएम साहब के खिलाफ जो पुराने मामले हैं, जैसे कि एंटी करप्शन ब्यूरो का एक मामला है जिस मामले में उन्होंने घूस ली थी, लेकिन उस मामले में जो डीएम साहब के अंतर्गत मातहत काम करने वाले जो कर्मचारी थे उनको तो जेल भेज दिया गया, लेकिन डीएम साहब पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो है जिस भालू वाले मामले में डीएम साहब ने गोली चलाने के भालू के आदेश दिए थे, उस तरीके से किसी भी यानी भालू और बाघ ऐसे जानवर है जो संकट में है और जिनकी प्रजाति जो है वो खत्म होती जा रही है, जिसके चलते हुए उन पर भी फायरिंग नहीं की जा सकती। उस मामले में भी अभी तक डीएम साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, तो अहम जानकारी आदित्य देते हुए, और पहले भी विवादों से नाता रहा है सूरजपुर जिले के पूर्व डीएम का। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैयाथान के एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत का वीडियो वायरल है, जिसमें वो लॉकडाउन तोड़ने पर एक लड़के को थप्पड़ जड़ देते हैं। इसके बाद वो उस लड़के की डंडे से पिटाई भी करवाते हैं। बताया गया कि जिस लड़के को एसडीएम ने थप्पड़ मारा वो लॉकडाउन में कोरोना नियम तोड़कर बाहर निकला था, जिसके बाद अफसर ने उसे थप्पड़ मार दिया। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे के बीच एक और डराने वाली खबर सामने आई है, जिसमें कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें उन लोगों को भी ब्लैक फंगस हो गया जिनको स्टेरॉइड नहीं दिया गया था,
जबकि कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें मरीजों की छोटी आंत में ब्लैक फंगस मिलने से डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली दिल्ली के गंगाराम अस्पताल की है, वहां 2 मरीजों की छोटी आंत में ब्लैक फंगस मिला है। जबकि दूसरी तस्वीर रीवा की है, जहां एक ऐसे आदमी में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले जिसे स्टेरॉइड दिया ही नहीं गया था। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 अनोखे मामले सामने आने के बाद इस बीमारी ने और चिंता बढ़ाई है। डॉक्टरों ने बताया कि इन दोनों मरीजों की छोटी आंत में ब्लैक फंगस पाया गया, जबकि उनके नाक, आंख और दिमाग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि ये दोनों ही मरीज कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन इन दोनों को स्टेरॉइड भी नहीं दिया गया था। लेकिन इनकी छोटी आंत में ब्लैक फंगस मिलने से डॉक्टरों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन्होंने इस केस को दुर्लभ बताया है। इन दोनों केसेस के अंदर रेयर चीज़ें ये हैं, एक तो ये दोनों पेशेंट्स कोविड के थे और इन दोनों को डायबिटीज़ थी। इनमें से एक मरीज़ को स्टेरॉइड नहीं मिले, जो कि हम बहुत कॉमनली बोल रहे हैं स्टेरॉइड्स की वजह से म्यूकोर हो रहा है। इन दोनों मरीज़ों में नाक का, आँख का या ब्रेन का म्यूकोर नहीं मिला, केवल इंटेस्टाइनल म्यूकोर मिला, जो कि बहुत अपने आप में एक और रेयर चीज़ है। तीसरी चीज़, इंटेस्टाइनल म्यूकोर अक्सर पेट यानी स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आँख को इफेक्ट करता है, लेकिन इन केसेस में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का इफेक्ट देखा इन्वॉल्वमेंट। मध्य प्रदेश के रीवा में सामने आए ब्लैक फंगस के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जिस आदमी को ये ब्लैक फंगस की बीमारी हुई, उसे कोरोना के लक्षण नहीं थे और ना ही उसे स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया गया था। ऐसे में इन लोगों में ब्लैक फंगस मिलने के बाद डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। अब डॉक्टर इस मरीज की जांच कर ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर इस आदमी को ब्लैक फंगस की बीमारी कैसे हुई, ताकि दूसरे लोगों को समय रहते सावधान किया जा सके। अभी हमारे यहाँ पर जो पेशेंट करीब 22 भर्ती है और उसमें अधिकतर में जो पेशेंट हमारे कोविड के थे उन लोगों में और जो पोस्ट कोविड थे उन लोगों में ये देखने में आया है। और कई बार हम लोग तय करते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। अभी जो मौजूदा लॉकडाउन है वो कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर ये तय करना है। अप्रैल के महीने में जब ये सेकंड वेव पूरे देश के अंदर आई थी, इतनी खतरनाक वेव थी, दिल्ली सबसे पहला राज्य था जिसने, हम सब लोगों ने ये देखा कि ये वेव बहुत ख़तरनाक है और सबसे पहले लॉकडाउन देश के अंदर दिल्ली में लगाया गया। उस वक्त ऐसा लग रहा था जब ये वेव आई थी और इतनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे कि पता नहीं ये वेव कितने दिन चलेगी, इस वेव से जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन 1 महीने के अंदर 20 अप्रैल को हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था। लगभग 1 महीने के अंदर आप सब लोगों के, दिल्ली के लोगों के अनुशासन और दिल्ली के लोगों की मेहनत और संघर्ष की वजह से आज कोरोना की ये वेव, जो कि सबसे खतरनाक थी अभी तक, ये कमज़ोर होती नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने युद्ध जीत लिया है, अभी काफ़ी बाकी है, लेकिन अब हम ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा आया था जब संक्रमण दर 36% पहुंच गई थी। यानी कि 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है। यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफ़ी कम हो गया दिल्ली के अंदर। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा था जब 28,000 केस एक दिन में आए थे। 28,000। पिछले 24 घंटे में 1600 केस पाए गए हैं दिल्ली के अंदर। 28,000 से 1600।
तो दिल्ली के अंदर कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हुई है। पिछले 1 महीने में कई सारी समस्याएं आई, उन सारी समस्याओं का हम सब लोगों ने मिल के मुकाबला किया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एक परिवार की तरह मिल के मुकाबला किया। खासकर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आई थी, लेकिन सब ने मिलके, इसमें सबका सहयोग मिला। दिल्ली के लोगों ने, केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, सब ने सहयोग किया और ऑक्सीजन की समस्या का भी समाधान निकला। अब वैक्सीन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, ऐसे वैक्सीन की समस्या का भी समाधान निकलेगा। हम मिलके निकालेंगे। वैक्सीन की जो कमी हो रही है, मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे। इस दौरान पिछले 1 महीने हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज कई दिनों तक नहीं सोए हैं, कई दिनों से घर नहीं गए हैं। उन्होंने जबरदस्त काम किया। इनमें से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज शहीद भी हो गए। उनकी शहादत को मैं पूरे दिल्ली के सभी लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ। हम कर्जदार हैं उनके, उनका कर्ज हम नहीं चुकता कर सकते, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार उनके परिवार को मदद करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि देती है। आप लोग देख रहे होंगे, मैं रोज़ किसी ना किसी के घर जाता हूँ, ऐसे किसी व्यक्ति, ऐसे किसी डॉक्टर, नर्स या ऐसे किसी के घर जो शहीद हो गए, उनके परिवार को मैं खुद जाके मिलता हूँ और उनको 1-1 करोड़ की राशि दे के आता हूँ। तो युद्ध अभी बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी 1000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों में मैंने खूब लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। जो भी निर्णय होगा हम मिलके लेंगे, दिल्ली के लोग मिलके निर्णय लेंगे। तो एक आम राय ये बन रही है लोगों की कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अगर केसेस के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले 1 हफ्ते भी, मेरा आप सब लोगों से अपील है, निवेदन है, जैसे आपने अभी तक सहयोग किया, आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया, लॉकडाउन को फॉलो किया, इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे, कोरोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। लेकिन अभी सबकी राय के मुताबिक, मैं दिल्ली के लोगों की राय के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए हम लोग लॉकडाउन और बढ़ाने जा रहे हैं। इस वक्त हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि किस तरह से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगाई जा सके। हमने दिल्ली में सारी व्यवस्था बना ली है कि 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी है, पूरे देश के अंदर कमी है। कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी। हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है। तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है कि वैक्सीन लग जाए। अगर वैक्सीन लग गई तो शायद तीसरी वेव ना आए। अगर वैक्सीन सबको लग गई तो शायद तीसरी वेव से हम लोग बच सकें।
तो एक तरफ तो हम सबको वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सबके सामने कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी हो सके केंद्र सरकार से, दूसरी कंपनियों से भी, सबसे मैं खुद बात कर रहा हूँ, जितनी विदेशी कंपनियाँ हों चाहे भारत की कंपनियाँ हों, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा सकें। कोई चाहे कितने रुपए में वैक्सीन दे दे दिल्ली के लोगों के लिए, चाहे हमें अपना जितना भी बजट खर्च करना पड़े दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन लाने के लिए, हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। कहीं से दिल्ली के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए वैक्सीन मिल जाए। तो एक तरफ हमारी ये तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है तो हम उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं। कितने बेड ज़रूरत पड़ेगी, कितने और आईसीयू बनाने की ज़रूरत है, कितनी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन टैंकर खरीदने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक बनाने की ज़रूरत है। ये सब तैयारियां वो भी साथ साथ चल रही है। लेकिन भगवान ना करे कोई तीसरी वेव आए, भगवान करे कि सब लोग सुख शांति और स्वस्थ रहें। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में एक हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अब अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर केसेस में कमी आती है और लोग नियमों का पालन करते हैं तो फिर अगले हफ्ते सोमवार के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 1600 केस सामने आए हैं और एक वक्त ऐसा भी था एक महीने पहले जब दिल्ली में 28,000 केस सामने आए थे तो काफी जो संक्रमण दर थी वो 36% थी। अब संक्रमण दर 2.5% है, यानी कि केसेस में काफी गिरावट है। और अब दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाया गया है और अगर केसेस में इस तरीके से ही कमी आई तो फिर अनलॉक की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होगी। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि ये लोग अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों के रिश्तेदार थे जो दवाएं नहीं मिलने से खफा थे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को जो इंजेक्शन लगाए जाने हैं वो पहले मिल पा रहे हैं। जिसके बाद इन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अस्पताल के बाहर हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद खफा लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिलने से परेशान लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वहीं जब अस्पताल के डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने भी कम इंजेक्शन मिलने का दावा किया। डीन साहब तो जवाब देने के लिए नहीं आ रहे, यहाँ पे बाहर कोई आया नहीं है। हम लोग सुबह से ही 3-4 दिन से तो लगातार हम लोग हंगामा कर रहे हैं। सुबह भूखे पेट यहाँ पे आते हैं और शाम को ऑफिस खाली पेट चले जाते हैं। हम पेशेंट संभाले कि हम इंजेक्शन के लिए कमिश्नर ऑफिस दौड़े हैं कि यहाँ पे दौड़े। कमिश्नर ऑफिस से ये बोला जाता है कि भाई इनके पास पावर है, ये देखें। ये लोग बोलते हैं कि चले जाओ कमिश्नर ऑफिस, वो देखेंगे। तो हम यही घूमते रहते हैं। पेशेंट जाए 2-4 दिन ऐसे ही रहेगा, पेशेंट मर जाएगा पड़े पड़े। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक ब्लैक फंगस के 1500 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इस बीमारी ने अब तक 90 लोगों की जान ले ली है। अकेले मुंबई में 115 ब्लैक फंगस के केस है, जिनका इलाज सायन नायर कूपर और केईएम अस्पताल में चल रहा है। मुंबई के अलावा पुणे, नासिक और नागपुर में भी ब्लैक फंगस की वजह से परेशानी बढ़ गई है। देश में अब तक सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के केस महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती नजर आ रही है। अच्छी बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में भी अब कमी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 2,40,000 नए मरीज सामने आए, जबकि इस बीच इस महामारी की वजह से 3,741 लोगों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,55,000 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए। फिलहाल देश में 28 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन बंद हो गया है। एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने वैक्सीन खत्म होने की बात कही थी। वैक्सीन नहीं होने की वजह से कई वैक्सीन सेंटर बंद किए। राजधानी के पंडारा पार्क इलाके में एक वैक्सीन केंद्र पर तो बाकायदा ताला जड़ दिया गया। दिल्ली में 18 से 44 साल उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम बंद हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के पंडारा पार्क के एक स्कूल में, नवीग स्कूल का नाम है, और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन साइट बनी हुई है वो फिलहाल बंद है। मैं आपको तस्वीरों में अगर दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये एक साइट है, साइट 1 है, जिस पर ताला लटका हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ स्कूल में 3 साइट बनाई गई थी जो फिलहाल पूरी तरह से बंद है और आपको यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आएगा। इस रास्ते में साइट 2 और साइट 3 है।
यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 200 जगहों पर युवाओं के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा था, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। कल दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के माफ कीजिएगा, जो वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी किया जाता है उसके मुताबिक कल तक की ही वैक्सीन दिल्ली सरकार के पास बची थी, जिसे कल लगा दिया गया और आज से ये काम पूरी तरह से बंद हो गया है उन युवाओं के लिए जिन्हें ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने और दिल्ली का कोटा बढ़ाए जाने की मांग की है। फिलहाल जो वैक्सीनेशन युवाओं के लिए दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में चल रहा था वो फिलहाल बंद हो गया है। कैमरा पर्सन प्रणय दास के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस की तरफ से आरोग्य दूत तैयार किए जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी के वक्त उनकी मदद ली जा सके। दिल्ली पुलिस ने एसीबी पैंथ लैब के साथ मिलकर पहले बैच में 55 युवाओं को चुना है, जिसमें 25 से ज्यादा लड़कियां भी शामिल हैं। टीम में शामिल सभी लोगों को मेडिकल की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इमरजेंसी होने पर मरीजों की देखरेख और उनकी मदद कर पाएं। आरोग्य दूत को तैयार के लिए पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के आदेश पर स्पेशल कमिश्नर दिवेश श्रीवास्तव ने इसकी पहल शुरू की है। इसकी शुरुआत राजधानी में अशोक विहार से की गई है, जहां टीम में शामिल सभी 55 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब एक हफ्ते तक इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जरूरत पड़ने पर इन आरोग्य दूतों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा। कई सारा हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में और होम केयर का नर्सिंग के लिए कई सारे डिमांड्स आ रही हैं। उसको रीस्किलिंग तौर पे हम ये युवा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके हम स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये जो नर्सिंग असिस्टेंट्स बोलते हैं और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का जो स्किल डेवलपमेंट है वो उनको ट्रेनिंग के तौर पे दिया जा रहा है। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है आज यहाँ पे आके, कि हम लोगों को कैसे लोगों की सेवा करनी है। बहुत सी चीज़ें हमने ये नई चीज़ें सीखी है कि मास्क को कैसे हम कवर करें। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बताया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उसको लगाते हैं और चेक किस तरीके से किया जाता है किसी पेशेंट को। कोरोना से जुड़ रहे देश की सेवा में तीनों सेना भी जुटी हुई है। डीआरडीओ कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है, कहीं सेना राहत बचाव के मिशन पर है। कोरोना से जंग में तीनों सेनाएं एक साथ हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने दावा किया कि कोरोना के इस दौर में तीनों सेनाएं लोगों की सेवा में जुटी हैं और आगे भी हर तरह की मदद की जाएगी। इसके साथ ही जनरल बिपिन रावत ने देश की सीमाओं को सुरक्षित बताया और सीमा विवाद के समाधान की बात कही। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, भारत में अभी एक नई चुनौती से हम सब लड़ रहे हैं, कोरोना पैंडेमिक से लड़ रहे हैं। आपने हमेशा कहा है कि जवान हर कठिनाइयों से देश के और देशवासियों को बचाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आपका अभी तक अनुभव कैसा रहा है कोविड की लड़ाई में? इस विषय में आपके बारे में इस पे मैं कहना चाहूंगा कि कोविड-19 की जो समस्या है जिससे हमारा देश और पूरा संसार जूझ रहा है, इस वक्त भारतीय सशस्त्र सेनाओं पे जिस तरह की काबिलियत है, हम इस काबिलियत को आगे बढ़ाते हुए देश और देशवासियों को सहयोग देने में पूरी सहायता करते रहेंगे। हमारे मंत्रालय ने एकजुट होकर हमें निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले हमें अपना बचाव करना है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें हमारे जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उनके परिवार हैं और साथ साथ हमारे जो सिविलियन पॉपुलेशन है, उनको जितनी भी हद तक हम मदद पहुंचा सकते हैं, बिना अपने कॉन्वेंशनल रोल को डाइल्यूट करते हुए हमें देती रहनी चाहिए। और मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि तीनों सेनाएं, चाहे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स क्यों ना हो, सब ने ऑल वर्किंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी इस कार्य को पूरा किया है और आने वाले दिनों में इस कार्य को करते रहेंगे। सर, तीनों सुरक्षा बल
अपने काम कर रहे हैं, हमने देखा है काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। इस लड़ाई में क्या कोई दिक्कतें आई हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ मिल करके काम करना पड़ रहा है। शुरुआती दौर में जब कोविड पैंडेमिक आया, हमारी संस्थाओं को हमारी मेडिकल फैसिलिटी जो थी ये थोड़ी ओवरवेल्म हो गई थी, क्योंकि हमारे को जो सुविधा देनी होती है हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स में, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज में, वो केवल सर्विंग सोल्जर्स और उनके परिवार के लिए हमारी बनाई गई है। लेकिन इस वक्त हमारे को वेटरन्स, उनके परिवार, उनके डिपेंडेंट्स को भी सहूलियत देनी पड़ी, साथ साथ हमारे को सिविलियंस को भी मदद करनी पड़ी, क्योंकि हम वेटरन्स और सिविलियंस के बीच में ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सिविलियंस की अगर जान जा रही है तो हमें आगे आकर उनकी सहायता करनी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे जब हमने अपनी कॉम्बैट सपोर्ट को हमने उगारा और हमने कहा कि इसको भी अब डिप्लॉय करना शुरू करेंगे, हमने फील्ड हॉस्पिटल्स को डिप्लॉय किया, उसके बाद हमने अपनी सहूलियत बढ़ाई। ऑक्सीजन की कमी हमें शुरू में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी भी हमने आपूर्ति करी और हमारे किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से कोई ऐसी खामी नहीं पाई गई। जनरल रावत, एक सवाल हमारी सरहद की स्थिति पर। पिछले साल हमने देखा जो हुआ है, चीन के साथ घटना घटी, क्या उसको लेकर कोई हल निकलते आप देख पा रहे हैं? देखिए, जहां तक सीमाओं का सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को हमारी लीडरशिप ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें टास्क दिया हुआ है कि हमें सरहद की सुरक्षा पर ध्यान देना है। किसी हद तक हम सड़क या हमारी जो सीमा है उसका उल्लंघन नहीं होने देंगे, और यही कार्रवाई तीनों जो सेनाएं हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या वो आर्मी हो, एकजुट होकर करती जा रही हैं। और हम आपको यकीन देना चाहेंगे कि हमारे सीमा, हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं वो सुरक्षित हैं। जहाँ तक बाउंड्री सेटलमेंट का सवाल है, ये जो है हम भी चाहते हैं कि बाउंड्री सेटलमेंट हो, लेकिन ये इतनी जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों की अपेक्षाएं हैं, चीन की भी अपेक्षाएं हैं, हमारी भी अपेक्षाएं हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमें कोई इसमें स्ट्रेटजिक लॉस हो। हम चाहेंगे कि जो बाउंड्री सेटलमेंट हो हमारे और चाइना के बीच में, वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम में हो, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क में हो। और इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी जल्दी इसका सेटलमेंट होगा, लेकिन हमारी जो इसमें जो कंसर्न एजेंसीज हैं वो लगातार इस पे कार्रवाई कर रही हैं, और किस तरह से बाउंड्री सेटलमेंट होगा इस पे इस वक्त टिप्पणी करना मेरे ख्याल में आसान नहीं है।